हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चैप्टर 1 है क्लास 9 का ये टॉपिक। इसके पहले मैंने आपको डील किया है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चूँकि ये टॉपिक जो था ना वो कुछ अलग टाइप का था और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आपके लिए, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले बनाया। जहाँ तक मैटर की बात है तो ये ऑलमोस्ट जूनियर क्लासेस से भी आप मैटर के बारे में और सुनते आ रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस ये 9 स्टैंडर्ड जो है ना, 9 क्लास में आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ना है, हल्का सा। बहुत सारे एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको इसमें समझना है मैटर के प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर मैटर। अब देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स जो आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले डिफाइन किया गया है मैटर को। मैटर का क्या डेफिनेशन है, सबसे पहले हम लोग यही देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मैटर वो कहा जाता है जो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास, और उसमें क्या होता है, मास होता है। देखो, हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले वो सारे चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और जिसमें मास होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। वही है, दोज थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास। ऑक्युपाई स्पेस कहने का मतलब क्या होता है, उसमें वॉल्यूम होगा। स्पेस, कोई भी स्पेस अगर ऑक्युपाई करता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मैटर। अब देखो, मैटर जो है इसके बारे में हमारे इंडिया में पहले से ही इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है, जिसमें आपने नाम सुना होगा या बराबर लोग बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पंच तत्व। देखिए, इंडियन फिलोसफर के द्वारा पंच तत्व का कॉन्सेप्ट दिया गया था। पंच तत्व कहने का मतलब क्या, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, ये 5 चीज़ों के मिलने से बना है। वो 5 चीज़ क्या है, तो एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है ना। एयर मैटर है, अर्थ मैटर है। फायर के बारे में बोला जाता है कि क्या ये मैटर है कि नहीं है। देखो, फायर भी मैटर के रूप में लिया जा सकता है। एक्चुअली में फायर के अंदर भी आपको गैसियस पार्टिकल्स मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं गैसियस पार्टिकल्स जो होगा वो। तो आप समझ रहे हो इस बात को कि एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है। ये 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। आपने एक ये स्लोगन सुना होगा इसके बारे में कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना। ऐसा ही कुछ ये है कॉन्सेप्ट। देखो, क्षितिज किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। क्षितिज जल, जल किसको बोलेंगे, तो वाटर को बोलेंगे। पावक किसको बोलेंगे, फायर को बोलेंगे, है ना। क्षितिज जल पावक, गगन किसको बोलेंगे, स्काई को बोलेंगे। और समीर किसको बोलेंगे, हवा को बोलेंगे, एयर को बोलेंगे। तो इसमें से ये सारे चीज़ों को मैटर बताया गया। और मैंने क्या आपको बताया कि फायर भी मैटर के टर्म में कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि फायर जो होता है उसमें गैसियस पार्टिकल्स होते हैं ना। और गैसियस पार्टिकल्स होगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो वो मैटर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे, इसको सपोर्ट किया गया ग्रीक फिलोसफर के द्वारा। देखो, शुरुआती सभ्यता में सबसे पुरानी सभ्यता हमारी इंडियन सभ्यता सभ्यता है, और ग्रीक सभ्यता भी काफ़ी पुरानी है। ये दोनों सभ्यता जो था इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से हमारे शरीर का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए, इन सारी बातों को समझने के बाद हम लोग समझ रहे हैं अगला टॉपिक जो हमारा होगा। देखते हैं क्या है हमारा मैटर का नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। देखिए, मैटर के फिजिकल नेचर को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैटर पार्टिकल्स के मिलने से बनता है। देखो, आपके इस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं, और एक्टिविटीज़ के द्वारा ही आपको इसको समझना भी है। तो ये पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। मैटर किसका बना हुआ होता है, पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। कैसे समझते हैं पार्टिकल्स का बना होता है। देखिए, एक एक्टिविटी है आपको दिया हुआ है कि आपको 100 ml वाटर ले लेना है एक बीकर में, और उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड करना है। और उसके बाद आपको समझना है कि क्या ये वाटर का जो लेवल मैंने बनाया है, ये वाटर का जो लेवलिंग हमने किया है, क्या उस लेवलिंग में
कोई चेंजेज हुआ है? आप पाओगे कि आप शुगर और सॉल्ट जब इसमें ऐड करते हो ना तो वाटर का लेवल रिमेंस रहता है। अब सोचो व्हाट हैपेंस टू दैट शुगर और वाटर। ये जो शुगर और वाटर जो इसमें आपने डाला, वो शुगर और वाटर कहाँ चला गया, जबकि इसके लेवल में कोई चेंजेस भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि वाटर के अंदर क्या है, नंबर ऑफ स्पेसेस अवेलेबल हैं, और ये नंबर ऑफ स्पेसेस जो वाटर के अंदर अवेलेबल है ना, उसी स्पेसेस के अंदर क्या हुआ है, वो शुगर और सॉल्ट का पार्टिकल्स उसके अंदर इंटर कर गया है, एडजस्ट कर गया है ना। वही देखो मैंने लिखा है कि इट मीन्स स्पेस अकर बिटवीन वाटर विच इन विच शुगर एंड सॉल्ट गेट एडजस्टेड। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि मैटर जो होता है वो क्या होता है, वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, वो क्या देखने जा रहे हैं भाई, अगला एक्टिविटीज़। ये फर्स्ट एक्टिविटीज़ था, एक्टिविटी 1.1। अब दूसरा देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक्टिविटी 1.2। इसमें आपको क्या समझने की जानकारी मिलेगी, आपको क्या समझ में आएगा कि हाउ स्मॉल आर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एक मैटर, ये तो हमको समझ में आ गया कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि ये मैटर जो पार्टिकल्स का बना हुआ है कितना छोटा है। तो इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं इसको। अब देखो इसके लिए क्या करना है, आपको 100 ml वाटर ले लेना है। 100 ml वाटर में 2 और 3 क्रिस्टल्स मिलाना है पोटासियम पर मैग्नेट का। उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है KMnO4। अब पोटासियम पर मैग्नेट को जैसे ही आप इसमें डालोगे ना, तो ये लगभग पिंक, पिंक नहीं कह सकते हैं, ये पर्पल कलर का हो जाएगा आपका। इसका कलर हो जाएगा पर्पल, रेडिश पर्पल कलर का हो जाएगा ये। चूंकि आपने 100 ml वाटर में 2 to 3 क्रिस्टल मिलाया, अब आपको क्या करना है, ये जो सैंपल देख रहे हो ना, इस सैंपल का हमने ए नाम लिया है। इस सैंपल से आपको 10 ml वाटर निकालना है और उसको फिर 90 ml वाटर में डाल देना है। तो इस सैंपल का जब 10 ml निकालोगे और 90 ml में डालोगे तो फिर से ये 100 ml हो जाएगा। लेकिन इस 100 ml में इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट तो 10 ml ही है ना, वही है ये। फिर मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार इसको डाइल्यूट करेंगे, देख रहे हो। फिर हम इस 90 ml का जो सैंपल है, तो देखिएगा इसके कलर और इसके कलर में अंतर मिलेगा आपको थोड़ा। ये थोड़ा डार्क कलर का होगा, ये थोड़ा उससे लाइट होगा। अब आपको क्या करना है, इस 100 ml से फिर 10 ml आपको निकालना है और फिर एक तीसरे सैंपल में लेके जाना है, दैट इज सी। बी से आपको सी में लेके जाना है, और सी में क्या रखा हुआ है, अगेन 90 ml वाटर। फिर ये 100 ml हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसका कलर कुछ और, इससे कुछ फेंटेड होगा। फिर यही चीज़ आपको बार बार रिपीट करना है, और आपके बुक में दिया हुआ है कि ये लगभग आपको 8 से 10 बार करना है। तो आप देखिए व्हाट हैपेंस टू द चेंजेस ऑफ कलर इन द पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। आप पोटासियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन में क्या चेंजेस देखते हो कलर में, आप पाओगे कि जैसे जैसे आप इसका डाइल्यूशन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूशन कर रहे हैं ना, हम लोग इसमें वाटर के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। पर 100 ml में हम वाटर के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन होने के बाद भी आपको उसका कलर जो होगा ना, वो ओरिजिनल वाटर के जैसा नहीं होगा। आप एक ओरिजिनल वाटर से उसको कंपेयर करोगे तो उसका नहीं होगा। इसका मतलब क्या, कि लास्ट में जो आपको सैंपल मिला, वो सैंपल में क्या हुआ है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट अवेलेबल। पोटासियम परमैंगनेट का एकदम बहुत ही कम, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स अवेलेबल है, ऐसा आपको पता चलेगा। इसका मतलब क्या, कि मैटर जो होता है उसके पार्टिकल्स काफ़ी स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। और आपको पता है ना, उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उसी को हम लोग एटम्स बोलते हैं। ओके, अब आगे आप देखिए। अच्छा, सेम एक्सपेरिमेंट आप किसके साथ कर सकते हो, आप डेटॉल के साथ भी कर सकते हो। आप क्या करो, डेटॉल ले लो, और डेटॉल ले करके उसको फिर क्या करो, आप कंटेनर में मतलब डाल करके और उसको इसी इसी प्रोसेस से गुजारोगे, तो आप देखोगे लास्ट सैंपल जो होगा उसमें आप उसके स्मेल को डिटेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू डिटेक्ट स्मेल इन दैट सीक्वेंस और नॉट। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल्स जो होता है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं किसी भी मैटर के अंदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो क्या है, मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। हम लोग इसके पहले जो एक्टिविटीज़ देखे थे, उस एक्टिविटी में मैंने आपको बताया था ना, उस एक्टिविटी में मैंने आपको क्या बताया था,
कि वाटर का लेवल देखिए, ये एक्टिविटी था, एक्टिविटी 1.1 है ये। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, वाटर का लेवल एज इट इज़ रहा है। इसका मतलब क्या कि वाटर के अंदर बहुत सारे स्पेस हैं जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट क्या हो गया था, ऐड हो गया था। वही देखिए, व्हेन वी ऐड सॉल्ट एंड शुगर एंड पोटासियम परमैंगनेट डिटॉल इन पार्टिकल्स इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, देन नो चेंज इन वाटर लेवल, है ना। वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होता। इससे क्या शो होता है कि स्पेस है, मैटर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है ना उसके अंदर क्या है, स्पेस अवेलेबल है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर परफॉर्म स्पेसिफिक मूवमेंट। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है ना उसमें कुछ स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया इंसेंस स्टिक के बारे में। इंसेंस स्टिक, अगर आप अगरबत्ती को जलाते हो कमरे के अंदर तो आप देखते होगे उसका स्मेल आपके पूरे घर में फैल जाता है। इसका मतलब क्या, उससे जो गैसियस पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो गैसियस पार्टिकल्स क्या कर रहा है, पूरे मूव कर रहा है। गैसियस पार्टिकल्स मान लीजिए ये निकला ना, तो ये क्या होता है, चारों तरफ मूव कर जाता है ना। तो इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैसियस पार्टिकल्स मूव करते हैं। उसी तरह मैंने एग्जांपल ले लिया है, जैसे डिओड्रेंट का स्मेल है, फ्रेगरेंस हो गया, परफ्यूम्स जिसको बोल सकते हो आप, या फिर हॉट फूड हो गया, है ना। आप देखते होंगे हॉट फूड जो होता है उसका भी स्मेल पूरे चारों तरफ फैल जाता है। आपके घर में कोई खाना बन रहा है या फिर आप होटल्स वगैरह के अगल बगल से गुजरते हो तो आप देखते होगे उसका स्मेल जो होता है वो फैला हुआ होता है पूरे सराउंडिंग्स में, है ना। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इफेक्ट जो होता है ना वो उसको और ज़्यादा उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये स्मेल पूरे सराउंडिंग्स में फैल जाता है। ओके, समझ में आ रही है बात आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसी के से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, आप देखिए हमने क्या ले लिया है, वाटर का अलग अलग सैंपल ले लिया है डिफरेंट टेम्परेचर पे। देख रहे हो ये वाटर का सैंपल है, एक है 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे है ये, और एक हमने थोड़ा सा उसको हीट कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए तीन अलग अलग सैंपल है, एक सैंपल ए हो गया, ये मेरा बी सैंपल है और ये मेरा सी सैंपल है। तीन सैंपल हमने लिया है। तो आप देख रहे होंगे हर सैंपल में हमने क्या किया है, देखो या तो हम कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं क्रिस्टल, इस सैंपल में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया है, CuSO4 5H2O होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा आप। और ये इसका कलर जो होगा ना ये ब्लू होता है। ओके, वहीं पे देखो पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने डाल दिया है, आपको याद होगा इसको हम लोग बोलते हैं KMnO4, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल। और यहाँ हमने ले लिया है हनी। अब देखो ये दो सॉलिड मैटर है जबकि ये क्या है, हनी जो है मेरा लिक्विड मैटर है। ओके, और हमने सैंपल में देखिए एक ए सैंपल में दो अलग अलग ले लिया है कंटेनर, कंटेनर में हमने वाटर लिया है, एक में हमने ले लिया वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे और एक में ले लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरे में भी हमने वही काम किया है कि एक हमने ले लिया 25 डिग्री और 40 डिग्री, 25 डिग्री सी में, सब में अलग अलग सैंपल में हमने अलग अलग ऐसा कुछ लिया है। ओके, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जब हम इसमें कॉपर सल्फेट, इसमें पोटासियम परमैंगनेट और इसमें हनी डालते हैं तो आप देखोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे और 40 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो घुलने का रेट होगा ना, इसका जो डिफ्यूज़न का रेट होगा जिसको हम लोग कह सकते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ जो इसका सॉलिबिलिटी का रेट होगा वो अलग अलग होगा, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज़्यादा ये सॉलिबल होगा किसमें, 40 डिग्री पे। हर में तीनों में आप यही देखोगे। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो सॉलिबिलिटी है या जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जिसको हम लोग बोलते हैं, डिफ्यूज़न हम लोग डिफाइन करेंगे नीचे, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हॉट सिजलिंग फूड जो होता है उसको हम दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, ऐसा क्यों। देखो हॉट सिजलिंग फूड जो होता है उससे क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं और वो पार्टिकल्स एयर में आ जाता है, और ये पार्टिकल्स जो होता है ना वो क्या करता है, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर, चूँकि हॉट सिजलिंग फूड है तो टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो हाई टेम्परेचर है तो इससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है उस पार्टिकल की बढ़ जाती है और वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक वो क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी विच इज़ गेन्ड बाय द हीटिंग ऑफ दैट सबस्टांस, है ना। आप जब गर्म करते हो ना सबस्टांस को, तो गर्म करने से क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल्स गेन कर लेता है, और पार्टिकल जब उसको गेन कर लेगा तो क्या होगा,
वो लंबे दूर तक उसको ट्रैवल करने में हेल्प करता है उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए वही है, स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड। आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रखिए तो आप क्या पाओगे कि डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे जा रहे हैं वो हमारा क्या है, वो हमारा है डिफ्यूज़न। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आ गया डिफ्यूज़न। देखिए क्या कहता है डिफ्यूजन, कहता है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, जो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जो ये मूवमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूज़न। अब देखो अगर मान लो हम सैंपल ले लें, जैसे 3 अलग अलग मैं सैंपल ले लेता हूँ और तीनों सैंपल में हम क्या करते हैं, देखिए सैंपल का हमने नाम ले लिया ABC, और इसमें एक में हम सॉलिड मैटर डाल देंगे, एक में लिक्विड डाल देंगे, एक में गैस डाल देंगे। भाई क्या होगा, तो सॉलिड मैटर में मान लो इसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया, लिक्विड मैटर में इसमें हमने हनी डाल दिया, और इसमें हम क्या किए, ऑक्सीजन का सप्लाई दे दिए। तो आप क्या पाओगे कि इसमें डिफ्यूज़न बहुत तेज़ी से होगा, गैसियस डिफ्यूज़न फास्ट होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होते हैं। लिक्विड का डिफ्यूजन इसके कंपेयर में कुछ कम होगा और सॉलिड सबसे कम होगा जब आप इसको अनडिस्टर्ब्ड रखोगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे वही एक आपको सीक्वेंस दे दिया है कि गैस का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का उससे भी कम। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे का जो टॉपिक आप देख रहे हो वो मैंने बताया है कि एट राइजिंग द टेम्परेचर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर मूव फास्टर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो वेरी हाई। जो मैंने दिखाया ना आपको एक्सपेरिमेंटाइजेशन, उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये रिजल्ट निकला है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, पार्टिकल जो होता है उसका मूवमेंट फास्टर हो जाता है और इसकी वजह से वो ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका हाई हो जाता है। उसी तरह से कहता है नेक्स्ट देखिए पॉइंट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली में होता है क्या, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी आए उसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और क्या देखो डिफ्यूजन का एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको आता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे आप देखो इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो कि मान लो एक कंटेनर में हमने ले लिया O2 और एक कंटेनर में हमने ले लिया N2, और ये दोनों कंटेनर को हमने क्या किया, हम कुछ इस टाइप से अरेंज कर दिए इसको। देखिए दोनों कंटेनर को हम कुछ इस टाइप से, मान लो एक में O2 था और एक में मेरा N2 था, तो क्या आप पाओगे ना कि ये दोनों पार्टिकल्स जो होंगे ना वो इंटरमिक्स करने लगेंगे। ये भी एक डिफ्यूज़न ही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। ओके, तो डिफ्यूज़न आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब एक और एक्टिविटीज़ आ गया, दैट इज़ कॉल्ड, देखो इसमें आपको बताया गया ह्यूमन चेन के बारे में। जैसे मान लो अगर मान लीजिए मैं इसको ह्यूमन के जैसा ट्रीट कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसको ह्यूमन के जैसा ट्रीट कर रहा हूँ और ये मान लो ये ह्यूमन जो है, आप देख रहे हो ह्यूमन जैसा लग रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ह्यूमन जो आप देख रहे हो ये मान लो एक दूसरे को क्या करे, फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़े, फिंगर टिप से एक दूसरे को पकड़े, तो आप क्या पाओगे, आप इसको आसानी से तोड़ सकते हो। लेकिन यही ह्यूमन जो है वो फिंगर टिप से नहीं पकड़ करके अपने हाथों से, मतलब सबसे पहले वो फिंगर टिप से पकड़ रहा है, फिर अपने हाथों से पकड़ रहा है, फिर मान लीजिए एक दूसरे को जकड़ रहा है वो अपने ये फुल हैंड से जकड़ रहा है। तो इससे आप क्या पाओगे कि इसका जो ब्रेकिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, बहुत आसानी से आप इसको, इसके चेन को तोड़ सकते हो। लेकिन जब वो हैंड से काफ़ी फुल हैंड से जब वो हैंड से करेगा तो आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। यू रिक्वायर सम लार्जर अमाउंट ऑफ फोर्स, आपको फोर्स कुछ ज़्यादा चाहिए इसके लिए, है ना। तो ह्यूमन चेन का एक्टिविटीज़ कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में आपको इसका फिगर भी मिल जाएगा। बाकी हम लोग एक और एक्टिविटीज़ देखने वाले हैं 1.7 एक्टिविटी। उसमें क्या आपको बताया गया है कि आपको आयरन नेल ले लेना है, आपको चॉक पीस ले लेना है और आपको रबर बैंड ले लेना है और सबको हैमरिंग करना है। तो आप पाओगे आयरन नेल जो होगा वो क्या होगा, नहीं टूटेगा, चॉक पीस आपका टूट जाएगा और रबर कॉक भी आपका नहीं टूटेगा, सॉरी नहीं टूटेगा, है ना। फिर आपको क्या करना है, कटिंग करना है। तो आप देखिएगा आयरन नेल जो होगा वो लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए इसको कटिंग के लिए। चॉक पीस जो होगा वो ईजिली कट हो जाएगा, नहीं।
ये ईजिली कट हो जाएगा, और रबर भी जो होगा वो कट होगा लेकिन ईजिली नहीं होगा, मतलब रिक्वायर्ड फोर्स, ये भी आपको फोर्स रिक्वायर करेगा, है ना, फोर्स रिक्वायर करेगा। उसी के तरह से फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। तो आप देखिएगा आयरन नेल जो होगा बहुत हाई फोर्स रिक्वायर करेगा, आप इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, है ना। चॉक पीस स्ट्रेच नहीं होगा, नॉट स्ट्रेच्ड। वहीं पे रबर बैंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए ये तीनों जो आप देख रहे हो ना, ये तीनों सॉलिड मैटर है, और सॉलिड मैटर होते हुए भी इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका पार्टिकल्स नेचर अलग है ना। देखो इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, उसके कंपेयर में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कुछ कम है, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या है, उसके कंपेयर में और कम है ना। तो इससे यही पता चल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, चलिए इस एक्टिविटीज़ को समझने के बाद हम लोग आगे का एक्टिविटी समझ रहे हैं, और वो एक्टिविटी मेरा क्या है, 1.8। देखिए क्या कहता है, आपको कहता है कि एक वाटर का कंटेनर ले लीजिए, एक वाटर का कंटेनर ले लीजिए, और आप कोशिश कीजिए इसको चाकू से काटने का, है ना। तो क्या ये वाटर का कंटेनर जब आप लीजिएगा, इसमें वाटर लीजिएगा, तो वाटर आप चाकू से काट सकते हैं क्या, ये संभव है। तो आप पाओगे ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना इनफ होता है कि जब आप उसको चाकू से कट करोगे ना, तो फिर वापस वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ आ जाएगा, है ना कहीं वो एक दूसरे के साथ आ जाएगा। लेकिन ऐसा रबर के साथ तो नहीं होता। आप एक रबर बैंड ले लो और इसको चाकू से कट कर दो तो क्या होगा, दोनों बैंड अलग हो जाएगा, ये दोनों बैंड एक साथ तो नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, ये प्रॉपर्टी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है ना, वही है। तो देखिए यहाँ पे वही रिजल्ट है, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, है ना। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, या उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड में ये फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, लिक्विड में ये क्या होगा, उसके कंपेयर में कम होगा, और गैस में एकदम कम होता है। गैसियस फोर्स जो होता है उसमें बहुत कम होता है। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखने के बाद चलिए अगला एक्टिविटीज़ पर हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या किया है, एक समराइज़ मैंने कर दिया है स्टेट ऑफ मैटर को। देखिए स्टेट ऑफ मैटर को जो मैंने समराइज़ किया है, तो आपको पता होगा कि देयर आर 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 बेसिक स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। उस 3 बेसिक स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो सॉलिड में क्या होता है, जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ को पढ़े तो हमको पता चला कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है और इसका शेप भी फिक्स है। जब आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जा करके उसका शेप चेंज कर जाएगा। लेकिन लिक्विड के साथ ऐसा नहीं है, लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। आप अगर 1 लीटर वाटर लेते हो और 1 लीटर वाटर को आप ग्लास में रखो तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा। अगर आप उसको जग में रखो, जग का शेप ले लेगा। अगर आप उसको बोतल में रखो, बोतल का शेप ले लेगा। लेकिन वो वाटर तो फिक्स ही होगा ना, 1 लीटर से वो वाटर घट तो नहीं जाएगा ना। लेकिन अगर आप क्या ले लेते हो, अगर आप मान लो नेल ले लेते हो, है ना, और नेल को आप चाहे कहीं भी रखो तो उसका शेप तो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। तो वही बात है कि इसका वॉल्यूम और शेप फिक्स है, मतलब डिफिनिट है, जबकि इसका वॉल्यूम डिफिनिट है और शेप जो है वो इनडिफिनिट है। गैस के साथ ऐसा नहीं होता। गैस में ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही उसका शेप फिक्स है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गैस को आप किसी भी टाइप के कंटेनर में रखोगे ना, सबसे पहले तो वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, है ना। अगर मान लो 1 लीटर गैस आप ले लो और उसको 5 लीटर वाले कंटेनर में डाल दो, क्या होगा, वो 5 लीटर वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और साथ में उसका शेप भी ले लेगा। मतलब उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उसका शेप भी फिक्स नहीं है। ऐसा क्यों होगा, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं वीडियो में। अब देखिए इसका सरफेस होता है, सॉलिड में आपको सरफेस मिलेगा, लिक्विड में भी आपको सरफेस मिलेगा, लेकिन गैस का सरफेस नहीं होता है। गैस में सरफेस अवेलेबल नहीं होता है। ओके, सॉलिड जो होता है उसमें फ्लोइंग नेचर नहीं होता। लिक्विड में क्या होता है, फ्लोइंग नेचर होता है, एबल टू फ्लो है। गैस भी फ्लो करता है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के फ्लो करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी हमने देखा ना, सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली हाई होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को देखते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में क्या होगा, हाई होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत हाई होता है सॉलिड में, जबकि लिक्विड में ये क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। तभी तो आप इसको कटिंग कर सकते हो
और गैस में ये क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि मान लो बालू है और बालू का एक कंटेनर है और उसमें अपने हाथ डाल करके आप उसको इस तरह से ऐसे हिलाइए, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि उसके लिए आपको कराटे एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि आप बालू के अंदर हाथ डाल करके उसको तेज़ी से घुमाओ। लेकिन एक लिक्विड के अंदर बाल्टी में पानी रख लो और पानी के अंदर आप हाथ डाल करके घुमाओ, तो इसके लिए आपको कोई एक्सपर्टनेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से ये काम कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है, जबकि लिक्विड में ये कंपेरेटिवली कम होता है। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि एयर में हाथ हिलाओ, बहुत आसान है, क्योंकि एयर का जो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और भी कम होता है, तो बहुत लो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अगर मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो लिक्विड सॉलिड में आपको कम मिलेगा, सॉलिड में मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत कम मिलेगा आपको, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली हाई है, मूवमेंट की होता है। जैसे मान लो कोई भी सॉलिड है, जैसे एक सॉलिड ब्लॉक है, तो ब्लॉक को आप रखिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि ब्लॉक जो है चेंज कर जाएगा, ब्लॉक का शेप तो एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी लो है। लेकिन अगर आप वाटर रखते हो कहीं पे, तो वाटर जैसे ही आप इस कंटेनर पे डालोगे तो क्या होगा, वाटर जो होगा फैल जाएगा चारों तरफ। क्यों भाई? क्योंकि उसका जो ये है ना मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी वो थोड़ा हाई है, जिसकी वजह से वो फैल रहा है। उसी तरह से गैस जो होता है वो जब लीकेज करता है तो क्या होता है, वो चारों तरफ फैल जाता है ना। जैसे अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि आपका ये विशाखापट्टनम के जोन में बहुत तेज़ी से गैस का लीकेज हुआ था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इससे अफेक्टेड हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो तेज़ी से फैलता है, अपने सराउंडिंग में बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका वजह क्या है? उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, यही उसका वजह है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सॉलिड की डेंसिटी भी हाई होती है, क्योंकि पर यूनिट एरिया वॉल्यूम जो होगा, डेंसिटी क्या बोलते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया, है ना। तो पर यूनिट एरिया इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे आपको, जबकि लिक्विड में ये क्या होगा, कंपैरेटिवली लो होगा, और गैस का जो डेंसिटी है वो सबसे कम होता है। अगला मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बीच का मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली अरेंज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें भी कंपैरेटिवली कम होता है। इतना मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप उस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नज़दीक ले आओ। और गैस को भी आप कंप्रेस कर सकते हो, गैस कंप्रेसिबल है, क्योंकि इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत हाई होता है। तो आप आसानी से फोर्स लगा करके आप टेम्परेचर को कम करके उसको कंप्रेस कर सकते हो। इसका एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, जैसे एलपीजी, सीएनजी, सब में ऐसा होता है। अब देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया है, जैसे आयरन, नेल, डायमंड, ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में क्या आ जाएगा, वाटर, केरोसिन, ऑयल, है ना, ये सब लिक्विड हो जाएगा, ईटीसी कर देते हैं हम यहाँ पर। और गैस में क्या हो जाएगा, एयर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, ये सब क्या है, गैसियस सब्सटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्टिविटीज़ हम लोग 1.9 देख रहे हैं। इस एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आप क्या करो, पेन ले लो, बुक ले लो, नीडल ले लो, वुडन स्टिक ले लो। क्या सबका शेप फिक्स है? आप देखोगे फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वी कैन चेंज शेप बाई अप्लाइंग फोर्स। आप चाहो तो पेन का शेप बदल सकते हो, आप बुक का शेप बदल सकते हो, निडल का शेप भी आप चाहोगे तो हैमर के द्वारा बदल सकते हो, या आपने उसको मोड़ सकते हो, वुडन स्टिक को भी आप तोड़ सकते हो। तो उसका शेप आप बदल सकते हो, लेकिन ये फोर्स अलग अलग रिक्वायर करेगा, है ना। अब देखिए वही बोला जा रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप बट वॉल्यूम रिमेन सेम। आप फोर्स लगा करके उसका शेप तो बदल दोगे, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। कुछ और भी एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है, दैट इज रबर बैंड एंड स्पॉन्ज। आप देखिए रबर बैंड और स्पॉन्ज जो होता है ना, ये कैसा सॉलिड है, तो ये आपका जो आप देख रहे हो ये आपका एयरी सॉलिड है ना, इसमें एयर स्पेसेस पाए जाते हैं, एयर स्पेस पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी सॉलिड। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी सॉलिड है ये। देखिए वही है, बोथ आर स्पॉन्जी सॉलिड, है ना, हैव माइन्यूट एयर होल्स। आप देखिएगा रबर बैंड में भी और स्पॉन्जेज में माइन्यूट एयर होल्स पाए जाते हैं, और जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना तो उसके अंदर जो एयर होता है वो एस्केप आउट कर जाता है, और जिसकी वजह से उसका शेप बदल जाता है। और फिर जब आप फोर्स को हटाओगे तो फिर वापस अपने शेप में आ जाएगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स फिर आ जाएंगे उसके जो स्पेसेस प्रेजेंट है उसके अंदर, है ना। उसी तरह से आप देखिए सॉलिड लाइक जैसे सॉल्ट और शुगर और सैंड, ये फ्लोइंग नेचर का होता है ना। तो फ्लोइंग नेचर आप क्या कह सकते हो, क्या ये वाटर के जैसा फ्लो करता है? तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं,
और जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। लेकिन इसका शेप तो फिक्स ही होता है ना, शेप नहीं बदलेगा। जैसे आप कोई लिक्विड मटेरियल ले लो और उसको फ्लो करवाओ तो उसका शेप बदलेगा। लेकिन जब आप शुगर को, सॉल्ट को, इवन फ्लोर को, है ना, आप आटे वगैरह को भी, या फिर आप सैंड को या फिर सीमेंट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वो फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये फ्लोइंग नहीं है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्लाइडिंग। वो स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर। ओके, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो स्लाइड करने लगते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गैसेज आर कंप्रेस्ड। गैस जो होता है उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे देखिए एलपीजी, है ना, एलपीजी क्या हो गया आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये दो टाइप का सब्सटेंस बेसिकली इसके अंदर भरा हुआ रहता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला मैं बता दूं, C4H10 होता है। फॉर्मूला यही है ब्यूटेन का। स्ट्रक्चर अलग अलग होता है थोड़ा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एक और मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एलपीजी में जो स्मेलिंग एजेंट होता है ना, एक स्मेलिंग एजेंट एलपीजी में डाला जाता है जिसकी वजह से ये डिटेक्ट होता है। एक्चुअली में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कोई स्मेलिंग, कोई स्मेल नहीं करता, इसमें कोई ओडोर नहीं है। तो अगर मान लीजिए एलपीजी लीकेज करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और ये हाईली हार्मफुल गैस है, बहुत तेज़ी से फायर कैच करता है। तो उसमें स्मेलिंग एजेंट डाल दिया जाता है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड या फिर इथाइल आइसोसाइनाइड भी होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मिथाइल या इथाइल आइसोसाइनाइड हो सकता है ना। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, C2H5SH, यही डाला हुआ था। बेसिकली ये इथाइल आइसोसाइनाइड होता है। मिथाइल आप नहीं लिखिएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड आप लिख सकते हो। यही उसमें स्मेलिंग एजेंट डाला हुआ रहता है जिससे ये आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। उसी तरह से आप देखिए CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, इसमें क्या होता है, CH4 होता है ना। CNG एक अच्छा फ्यूल माना जाता है क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। अब देखिए आगे मैंने बता दिया है कि गैस एक्सर्ट प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, BBI टॉपिक है ये, कि गैस जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ कंटेनर पे। ऐसा क्यों होता है, या फिर वो शेप ले लेता है कंटेनर का, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल जो होते हैं ना वो कोलाइड करते हैं इनर वॉल ऑफ कंटेनर से, है ना। और कोलाइड करेगा तो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। गैसियस प्रेशर इसी के वजह से होता ही है कि वो क्या करता है, कोलिजन करता है इनर वॉल ऑफ कंटेनर से, और जिसकी वजह से वो प्रेशर ऑक्यूपाई करता है, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो जाता है। ओके, अब देखिए नीचे मैंने कुछ पार्टिकल्स नेचर ऑफ दे दिया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो देखिए सॉलिड में ये पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी अरेंज्ड वे में है और एकदम नज़दीक हैं एक दूसरे से। लिक्विड में देखिए अरेंजमेंट है लेकिन उनके बीच में स्पेसेस अवेलेबल है ना। और गैस जो होता है उसमें क्या है, ये स्पेसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ये आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है, जिगजैग मूवमेंट आसानी से कर सकता है ना। तो इसी की वजह से ये क्या होता है, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराता है, खुद से टकराता है, और टकरा करके यहाँ पे इसके अंदर का प्रेशर को बढ़ा देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो क्लोजर होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली कम होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली फार होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। यही वजह है कि मैंने आपको बताया था ना इसके पीछे कि आप जब कोई पार्टिकल्स इसके अंदर जैसे शुगर हो गया या फिर कुछ और डालते हो तो वो इसी पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट कर जाता है और इसका लेवल एज इट इज़ रह जाता है ना। और गैसियस पार्टिकल्स तो उसके बीच में बहुत फार स्पेस है, देयर इज़ नो एनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो एकदम बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, तो इस तरह से जब आप सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप समझ गए, अब आपको जाना है चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, और पढ़ते हुए फिर आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसी में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोगों से। और इस क्वेश्चन का आपको फ़ायदा ये होने जा रहा है क्योंकि आपको इवन रिवार्ड भी मिलने जा रहा है ना। तो चलिए
ये सारे टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसी चैप्टर का आगे का जो वीडियो होगा वो मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप अपने दोस्तों से ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में और शेयर कीजिए। थैंक यू।